हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस ओलंपियाड का सैम्पल पेपर 7th क्लास का सोल्व करेंगे। तो साइंस का जैसे ओलंपियाड का होता है तो वो हम भी सेम ही आता है। आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 60 मिनट का जो टाइम वो मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन में आपको 15 क्वेश्चन होते हैं जो सिंपल मेंटल एबिलिटी के होते हैं, जिसमें मैथ्स के बेसिक्स जनरल मैथ आता है, कोई मैथ्स नहीं आता, जनरल मैथ आता है। और 35 क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक साइंस के होते हैं, जिसमें आपको साइंस के सारे लॉजिक्स आएंगे। ठीक है, तो आज हम इसको सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो सैम्पल पेपर दिया हुआ है साइंस का, तो वो करना शुरू करते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, जेनिफर वांट्स टू रन 3 किलोमीटर। द ट्रैक शी रन्स ऑन इज़ 1.4 ऑफ द किलोमीटर इन लेंथ, 1/4। तो 1/4 है किलोमीटर का, तो मतलब 1.4 प्लस 1.1 एक पार्ट का, जैसे मैं एक स्क्वायर ले लूँ तो उसमें एक 1/4 है, एक 1/4 है। टोटल कितने 1/4 मिला के 1 बनेगा? टोटल 4 मिला के 1/4 का एक 1 बनेगा। ठीक है ना, समझ गए ना। तो 1 किलो सिर्फ उसका जो ट्रैक है वो 1/4 किलोमीटर है इन लेंथ का। तो इसका मतलब टोटल 1/4 मिला के उसका एक 1 किलोमीटर बनेगा। तो उसने कितने रन किए हैं? 3 किलोमीटर रन किए हैं। तो इसका मतलब उसको कितने करने पड़ेंगे? एक में उसको चार बार, 1 किलोमीटर में उसको चार बार एक ट्रैक को रन करना पड़ा। तो 3 में कितने पर करने पड़ेंगे? 3 4 12। तो 12 बार उसको उस पूरे ट्रैक को रन करना पड़ेगा 3 किलोमीटर को कवर करने के लिए। ठीक है बेटे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, बॉटम साइड एंड द फ्रंट एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स आर नोन, प्रोडक्ट ऑफ दिस एरिया इज इक्वल टू। अभी हमारे पास 3 एरिया दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है बॉटम का एरिया। बेटा अगर आप एक सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लो तो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर शो करने की कोशिश करती हूँ। ये है सबसे पहले बॉटम का एरिया, ये वाला बॉटम का एरिया। तो आपको ये वाला बॉटम का एरिया निकालना हो तो एक रेक्टेंगल ही बन गई ना। तो पहले मैं बॉटम का एरिया देख लेती हूँ। तो मेरे पास बॉटम का एरिया में क्या आ रही है? एक आ रही है मेरे पास लेंथ, ये लेंथ, और ये क्या आ रही है? विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये आ गया। दूसरा आ गया मेरे पास साइड का एरिया। साइड मतलब ये पिछली साइड ले लेती हूँ मैं। ठीक है, ये वाली। तो अगर मैं ये वाली लूँगी तो मेरे पास एक क्या आ जाएगी? इसकी ये वाली हाइट आ जाएगी, इसकी ये वाली हाइट आ जाएगी। और नीचे से मेरे पास क्या आ जाएगा? नीचे से मेरे पास ये वाली क्या आ जाएगी? ये वाली ये आ जाएगी विड्थ, मतलब हाइट मल्टीप्लाई विड्थ आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया बेटा मेरा साइड का एरिया। और थर्ड जो मुझे दिया हुआ है दैट इज़ द फ्रंट एरिया। अभी मेरे पास फ्रंट एरिया है तो मैं थोड़ा सा चेंज करके बताती हूँ आपको कलर। ये वाला फ्रंट का एरिया आ गया। तो वो फ्रंट का एरिया अगर मैंने लेना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक तो ये लेंथ, ये हाइट आ गई है, और ये क्या आ गई है? लेंथ। तो ये क्या आ गई? हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, अगर बेटा आप ध्यान से इन तीनों एरिया को देखो तो आपके पास 2 जो आ रही हैं लेंथ आ रही हैं, मतलब लेंथ का स्क्वायर। 2 आपके पास हाइट आ रही हैं, हाइट का स्क्वायर। और 2 आपके पास क्या आ रही हैं? विड्थ, विड्थ का स्क्वायर। वॉल्यूम देखो तो क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अगर मैं उन सभी का स्क्वायर ले रही हूँ तो मेरे पास मतलब क्या आ रहा है? वॉल्यूम का स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ रहा है? हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आ रही है? स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम। तो सेकंड का मेरा डी ऑप्शन जो है वो सही हुआ। तो आपने OMR शीट में जो डी वाला ABCD 2 सर्कल दिए होंगे उसमें आपको डी वाले सर्कल को शेड कर देना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। ये है हमारा सिंपल बेसिक मैथमेटिकल बेसिक का ही है, मैथ्स का ही है। तो आपको इसको कैसे सोल्व आउट करना है? P कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days, Q इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन P, एंड नंबर ऑफ डेज इट टेक्स Q टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। ये मोस्टली क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे गलत कर देते हैं, तो आपको इसको ध्यान से सोल्व आउट करना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे पास कैसे करना है। जैसे हम इस सबसे पहले बेसिक फार्मूला क्या लेते हैं? टोटल वर्क। टोटल वर्क किसके इक्वल टू होता है बेटा? ये होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम के। ठीक है, अभी हमारे पास ये आता है। अभी हमें P कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days। अभी हम निकालते हैं सबसे पहले एफिशिएंसी ऑफ P की। ठीक है, P की एफिशिएंसी हमारे पास हमने लेट कर ली कि लेट द एफिशिएंसी ऑफ P इस कितनी है?
एक्स है, क्योंकि हमें पी की एफिशिएंसी नहीं दी गई है। ठीक है, जो पी है वो अपना काम कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, इन द 9 डेज में वो अपने काम को ख़त्म कर रहा है, मतलब ये उसका टाइम हो गया। ठीक है बेटा, टाइम ले लिया मैंने, एफिशिएंसी ले ली, तो इससे मैं आप उसका टोटल वर्क निकाल सकती हूँ ना, ये वाला वर्क। ठीक है, तो उसका टोटल वर्क कितना आ गया बेटा, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। अभी उसकी एफिशिएंसी कितनी है निकाल ली हमने, लेट की हुई है तो एक्स की हुई है, और टाइम कितना किया उसने 9 डेज में निकाला, तो कितना आ गया 9x आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ तक उसका हमारा टोटल वर्क जो था वो निकल गया है। अभी हमारी क्यू की एफिशिएंसी जो है वो हमारी 50% मोर है एज कम्पेयर टू पी के। अभी पी का हमने कितना लिया हुआ है, पी का जो लिया हुआ है वो है x, पी की एफिशिएंसी x है, तो वो 50% मोर है। 50% मतलब 50/100 मोर है, 50% मोर है पी से, तो मतलब 50/100x, उससे ज़्यादा है ना, तो 50/100x भी लिखोगे ना, तो इसको कितना आ गया बेटा करके, अगर मैं इसको डेसिमल में ले जाऊँ तो 0.50x, सॉरी यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया 1.50x आ गया। तो ये मेरी क्या निकल गई, एफिशिएंसी ऑफ क्यू की निकल गई है। ठीक है, एफिशिएंसी क्यू की कितनी आ गई मेरे पास 1.50x आ गया। तो यहाँ पर हमने टोटल वर्क डन जो था वो निकाल लिया। अभी बेटा हमें टाइम निकालना है क्यू का, टाइम टेकन बाय द क्यू। तो मैंने आपको पहले फार्मूला बताया है, टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो क्यू का टाइम निकालना है, तो यहाँ से हमें तो क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ किसकी निकालनी है हमने, क्यू की। क्यू का टाइम निकालना है तो टोटल वर्क तो सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों का टाइम का वर्क सेम है। तो वर्क कितना निकाला था हमने यहाँ पर, टोटल वर्क दैट इज़ द 9x, और एफिशिएंसी हमने यहाँ पर निकाल ली, कितनी आई हमारी 1.5x, x से x कैंसिल हो गया, और हमारे पास सोल्व आउट करके कितना आ गया 90 डिवाइड बाई 50, तो कितना आ गया बेटा 6। तो हमारा टाइम कितना आ गया क्यू का 6 जो डेज था वो टाइम आ गया। बच्चे मोस्टली यहाँ पर इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो आपने ध्यान से देखना है कि बेसिक फार्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, और उसी का ही वर्क, उसी की ही एफिशिएंसी लेनी है जिसकी हमने निकालनी है। जैसे हमने क्यू की निकालनी थी, तो क्यू की एफिशिएंसी हमें यहाँ पर कैलकुलेट की, और वर्क डन तो टोटल जो सेम ही आएगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट आता है 4th क्वेश्चन, B2 × 7B। नीचे हमें 100 आंसर दिया है, लेकिन हमें टोटल आंसर दिया है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा, अगर मैं 2 को B से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 6 आ सकता है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 को या तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ या 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास तभी उस केस में 6 आ सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसा दोनों केस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैंने B को फर्स्ट टाइम ले लिया 3, तो मेरे पास कितना आ गया बेटे 3, 2, 7, 3, दोनों बी हैं, तो मेरे पास दोनों ही 3 आ गए। 6, 9, 14, 30, 21, 22। तो ये तो आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि ये 2000 में मेरे पास आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये तो मेरे पास, इसका मतलब B3 की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो B कितना लेके देखते हैं हम, 8 को लेके देखते हैं। तो कितना आया मेरे पास 8, 2 × 7, 8, 8 2 are 16, 8 8 are 64, 65, और नीचे कितना आ गया 7 2 are 14, और 8 5 are 56, और 56 और 57। ठीक है बेटे, तब मेरे पास जो टोटल आंसर है वो क्या आ गया है, तो अब मेरे पास टोटल आंसर है वो कितना आ गया है 6 और 13, और मेरे पास ये वाला टोटल आंसर आ गया है। तो इसका मतलब मेरा बी क्या हुआ 8 हुआ। तो ये मेरा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 5th वाले पर। ये मुझे दिया हुआ उन्होंने 6 एक दिया हुआ है, जैसे सिंपल यूनिट्स दिए हुए हैं यूनिट सेल से, तो मुझे इसको जॉइंट करके एक क्यूब बनाना है। ठीक है, तो मैंने देखना है कि मेरे क्यूब में कौन सा फेस किस पे आएगा। बेटा अगर हम इसको और इसको रैप करेंगे, ये वाले पोर्शन को और ये वाले को, तो ये आ जाएगी एक क्यूब की 2 साइड्स, ये वाली और ये वाली।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा। तो मेरे पास ये वाला जो यहाँ पर था वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, और ये वाला पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड जो नेक्स्ट वाला है हमारे पास, ये वाला पोर्शन ये ऊपर आ जाएगा, उसका ऊपर वाला पोर्शन बन जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास अगर हम देखें तो हमें पूछा गया है कि x के अपोजिट कौन सा आएगा। x हमने ये वाला लिया था ना, x ये ग्रीन से, तो ये वाला ग्रीन हमारा x था, तो इसके अपोजिट कौन सा आया, ये वाला आया ना, y वाला, तो ये y वाला, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो एक सही आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ए बॉडी मूव्स इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच ग्राफ शोज द ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस अगेंस्ट द टाइम। बेटे वेलोसिटी किसके इक्वल टू होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो अगर वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म चल रही है तो मतलब डिस्टेंस और टाइम दोनों सेम टाइम पे बढ़ रहे हैं। सेम ही टाइम पे अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ डिस्टेंस और अपॉन टाइम का, तो इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, सपोज करो 1 2 3 4, तो टाइम भी उसके साथ ही इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा ग्राफ इस हिसाब से आएगा ना। अगर हम यहाँ पर देखें तो डिस्टेंस सेम रह रहा है, ये तो नहीं आ रहा, ये डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, टाइम बहुत लो से इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो नहीं आएगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सेवन्थ पर। सेवन्थ में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। आपको पता है मरकरी एक मेटल है, मरकरी एक मेटल है जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आती है। ठीक है, तो ये नॉन मेटल पूछा गया है। मैग्नीशियम एक मेटल है जो हमारे एस ब्लॉक्स के एलिमेंट्स में आता है, मैग्नीज हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका मतलब सारे के सारे मेटल हैं, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आया, इसमें से कोई भी ऐसा नॉन मेटल नहीं है। नेक्स्ट आता है 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जोरासिक पीरियड्स आर करेक्ट। जोरासिक पार्क की भी आपने वीडियो देखी होगी, वही है इसमें। जोरासिक हमने पीरियड आता है, उसको हम जोरासिक पार्क से उसी से बनाया गया था। इसमें आपको पता ही है कि बहुत सारे डायनासोर थे, तो इससे फर्स्ट तो आपको पता ही होगा, मैनी लार्ज डायनासोर लिव्ड इन दिस पीरियड। यस, ये तो करेक्ट है। एविडेंस ऑफ द फर्स्ट बर्ड। अब बेटा फर्स्ट बर्ड जिसमें डायनासोर एक उड़ता होता था, है ना, आपको याद है उसका नाम क्या था? यस, उसका नाम था आर्कियापेटेरिस। आर्कियापेटेरिस जो था वो वहाँ पर बर्ड था जो उड़ता था, उसके फॉसिल मिले हैं इस हमें पीरियड में। ठीक है, ये भी सही है। इट सॉ द इमर्जेंस ऑफ द मैनी फॉर्म ऑफ द प्रीमेट्स। बेटा प्रीमेट्स आपको पता हो तो उनके क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल हैंड्स होते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं, उनका ब्रेन डेवलप हो गया था थोड़ा बहुत, और उनकी आइज़ जो थी ऊपर को आ गई थी। तो ये सारे फीचर आपको देखे हों तो एप में आते हैं या चिंपैंजी वगैरह में आते हैं, तो यहाँ पर प्रीमेट्स नहीं आए थे, तो ये वाला क्या हुआ, हमारा करेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, दिस पीरियड लेटर टू द अर्थ 140 मिलियन ईयर अगो। तो ये जोरासिक वाला है तो बेटा 140 से ये 200 मिलियन ईयर के बीच में आया है, तो 145 इसके बीच की रेंज आ रही है, तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो था वो करेक्ट है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 9th क्वेश्चन पर। द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द सॉलिड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द। अगर मैं सॉलिड को हीट करूं तो मेरा इंक्रीज इन एरिया क्या होता है? बेटा हीट को, सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो बीच के जो मेटल एटम होते हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जिसके कारण वो उसका अपना वाइब्रेट करके अपना डिस्टेंस को बढ़ाते हैं और उसका एरिया जो है वो बढ़ जाता है। आप कभी भी किसी मेटल को गर्म करके देखना, जैसे वो रिंग चढ़ाते हैं किसी उसके ऊपर, जो व्हील के ऊपर, तब भी वो मेटल को गर्म करके फिर चढ़ाते हैं, क्योंकि बीच के एटम वाइब्रेट करते हैं और साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं, अपना डिस्टेंस इंक्रीज़ कर देते हैं और उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। इसको हम नाम क्या देते हैं? सुपरफिशियल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है द टेम्परेचर एट विच नो एनर्जी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द मैटर। जिसमें कोई भी एनर्जी रिमूव नहीं की जा सकती, वो होता है एब्सोल्यूट जीरो। यहाँ पर एटम बिल्कुल रेस्ट स्टेट में होते हैं, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे होते हो, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट जीरो आएगा, तो उसमें से कोई भी एनर्जी हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास लाइटनिंग कंडक्टर इज़। आपको पता हो तो एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर ऐसे रोड सी लगाई जाती हैं जिसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। जैसे ही थंडरिंग या लाइटनिंग होती है, वो वाला क्या करता है, अपने में एनर्जी वो ले लेता है सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी और उसको अर्थ के अंदर भेज देता है और बिल्डिंग को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, उसे कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है बेटा? लाइटनिंग कंडक्टर होता है ए पीस ऑफ द मेटेलिक वायर विच स्पाइक्स थ्रू विच द करंट कैन फ्लो। उसमें करंट आता है लेकिन वो बिल्डिंग में पास नहीं होता, अर्थ के बीच में चला जाता है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हुआ।
12th आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू ऑल द केमिकल रिएक्शन। केमिकल एक्शन के लिए सबसे क्या है, देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज होता है, लेकिन कई बार नहीं भी होता है, ठीक है। हीट इवॉल्व, कई बार वो एब्जॉर्ब भी होती है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं हुआ। तो थर्ड है, केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म। यस, केमिकल रिएक्शन में हमेशा कोई ना कोई बॉन्ड जो है वो टूटता है और नए बॉन्ड जो है वो बनते हैं। तो इसका मतलब ये वाली सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 13 के ऊपर, मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट ओरिकल। अगर हम हार्ट के शेप्स को देखें तो आपको पता होगा कि लेफ्ट ओरिकल से ये ओरिकल होता है, लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में जो जाता है ब्लड, देन थ्रू द एओर्टा, एओर्टा से पूरी बॉडी में वो ब्लड जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं। ये एक टर्म है जो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग द टू वैरायटी विद अ डिफरेंट कैरेक्टर टू फॉर्म ए न्यू वैरायटी। जैसे मैंने क्या किया, दो वैरायटी को ले लिया, ए ले लिया और बी को, अगर मैं इनको मिक्सिंग करती हूँ तो मेरे पास न्यू वैरायटी क्या बन जाती है, ए बी, ठीक है। तो इसको हम नाम क्या देते हैं, हाइब्रिडेशन का नाम देते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हुई। और थर्ड नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, विच मेटल इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इन द ग्रेटर परसेंटेज। सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में। आयरन आपको पता ब्लड में होता है, सोडियम पोटाशियम दोनों ही हमारे नर्व्स की रेगुलेशन के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन कैल्शियम जो बोन्स में होता है वो सबसे ज़्यादा होता है मेटल, ठीक है बेटा। तो ये हो गए हमारे 15th क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे ओलंपियाड में, तो आपको सोल्व आउट कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। अगर आपको मेरी कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको फर्दर कोई भी ओलंपियाड का पेपर सोल्व करवाना हो तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हो आप उस ओलंपियाड का, जब फोटो भेज के या कुछ भी आप क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हो तो उसको बता सकते हो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।